हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा एग्जामपुर चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत 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 ज्यादा हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, दिवाली के इस पावन उपलक्ष्य में मैं ईश्वर से आप सभी के सफल और मंगल कामनाएं के लिए प्रभु से जरूर आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि आप माता की आप कृपा रहे, प्रभु गणेश जी सदैव आपको सद्बुद्धि देते रहें और सदैव आप सकारात्मक पथ पर एक निश्चित दिशा की तरफ अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें और माता जी आपको हमेशा सफलता देती रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। हमारी और आपकी दोनों की एग्जामपुर फैमिली आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आई है। दैट इज दिवाली धमाका ऑफर, जलते दिए जलते पटाखे और आपका सबसे इंपॉर्टेंट 75% ऑफ 75% ऑफ आपको सभी कोर्सों पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। तो इसको भुलाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण और आपको ऑफिसर बनाने वाले साबित होने वाले हैं। देखिए ध्यान क्या रखना है सर, 27 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है, जो कि लास्ट डेट है। तो प्लीज मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप इसका ऑफर का भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि एग्जामपुर न केवल डेडिकेटेड टीचर्स की एक पूरी फैमिली को रखता है, साथ में आपको एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी के साथ आपकी सफलता की मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा सक्रिय रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्या है आज का क्वेश्चन? सर, which of the following is not correct about गांधी जी डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह? सर हम आज आपसे बात करेंगे हिस्ट्री प्लस आपकी ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है? तो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के बारे में हम आज सेशन में देखेंगे। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या नॉट टू रिटेलिएट टू एनी पनिशमेंट, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, नॉन वायलेंस अहिंसा, एब्स्टिनेंस परहेज, ट्रुथफुलनेस सत्यता। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर? अपने आंसर को सेव कीजिए ताकि मैं अपना आंसर आपको बता सकूं और आप उसके साथ टैली कर सके अपने आंसर को। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूं। सर इसका आंसर क्या है? ध्यान में रखिएगा, गांधी जी जैसा सक्रिय आदमी क्या कभी परहेज रखने की बात करेगा आपसे? किसी भी कोई अन्याय हो रहा हो वहां पर क्या गांधी जी कभी परहेज रखेंगे आपको लगता है? जी नहीं। गांधी जी एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा हमेशा गलत का प्रतिकार करने के लिए जाने जाते हैं। सर परहेज तो बिल्कुल नहीं होगा। हां, सत्यता गांधी जी का बिल्कुल चरित्र है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना। अगर गलत चीज आप कर रहे हो तो महात्मा गांधी सदैव आपका प्रतिकार करेंगे। किसके माध्यम से? सर सत्याग्रह के माध्यम से, सत्य के प्रति आग्रह के माध्यम से। इसी कारण तो 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उन्होंने उन कैदियों की रिहाई की मांग की थी जिनके ऊपर हिंसा के आरोप नहीं थे। इसीलिए उन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा को इनका क्या कहते हैं डिफेंड करने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा यही चाहते थे कि अगर आपने कोई कार्य किया है ऐसा तो उसके सजा के लिए आप बिल्कुल आगे रहिए। यही हरकत महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। जब जस्टिस ब्रूमफील्ड की अदालत में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के आरोपी के रूप में जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा जितनी कठिन से कठिन सजा देनी है उतनी कठिन से कठिन मुझे सजा दो, तब जस्टिस ब्रूमफील्ड ने उनको 6 साल की सजा दी थी और जिसको 2 साल में ही महात्मा गांधी जी स्वास्थ्य कारणों से उनको 2 साल में ही रिलीज कर दिया गया था। तो फिलहाल सर ए आंसर जो है वो सी आंसर जो है सर वो सत्य नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की राजधानी आपसे पूछी गई है, तो प्लीज आप बताइए सर कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? मालूम है आपको? बिल्कुल सर। चीन की राजधानी सर क्या है? सर ये तो बीजिंग है, बच्चे को मालूम है। दिल्ली हमारे प्यारे भारत की है, हमारे प्यारे भारत की है। ढाका सर बांग्लादेश की है, सर बांग्लादेश की है।
और सैन जोन्स इज द राइट आंसर। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है सर? ढाका में है, याद रखिएगा प्लीज बहुत अच्छे से। कोस्टारिका की राजधानी क्या है सर? सैन जोन्स इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इनमें से क्या है? लक्षद्वीप, जी हां वही लक्षद्वीप जिसका निर्माण किससे हुआ है सर? इसको कोरल आइलैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं सर, कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं सर, प्रवाल भित्तियों का आइलैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं सर। कोरल आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो सर आंद्रोथ आइलैंड जो है वो सबसे, आंद्रोथ आइलैंड जो है सर सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है। और अमीन दीवी आइलैंड कौन सा सर? अमीन दीवी आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड कहलाता है। कहां का है सर? ग्रुप ऑफ आइलैंड कहलाता है। कहां का है सर? लक्षद्वीप का है, याद रखिएगा। राजधानी क्या है सर? राजधानी कावारत्ती है। क्या नाम है? कावारत्ती है। 90% जनसंख्या इस्लामिस्ट है। और सर ये किसको मानते हैं सर? ये मलयालम भाषा को मानते हैं सर, ये मलयालम भाषा को मानते हैं। प्लीज याद रखिएगा मलयालम इज द राइट आंसर। आई थिंक आप लोग भी अपने आंसर को टैली कर रहे होंगे। मैं देख रहा हूं तुमको, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मैं यहीं से तुमको देख रहा हूं। याद रखना अपने आप ऑनेस्टी हमेशा रखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगलास कहां के होंगे? तो सिंगला आप जानते हो सिंगली कहां के हैं सर? श्रीलंका के हैं। ग्रेट अंडमानी, अंडमान निकोबार और तमिल को तो आप बहुत अच्छे से जान ही रहे हो। अपतानी जनजातियों में निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी आते हैं? कहां के सर? अपतानी ट्राइब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगातार अखबारों में बनी रहती है। अपतानी जनजाति जो सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। किसकी? सूर्य व चंद्रमा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। सर अगर आप इनको ठीक से अगर आप देखोगे तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या सर? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। सर अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अपतानी कहां के हैं सर? अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहां पर स्थित है? माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखर माना जाता है सर, माउंट एल्ब्रुस कहां पर स्थित है? लगभग अगर आप देखेंगे तो 5630 मीटर की ऊंचाई के आसपास आपको इसकी मिल जाएगी। 5630 मीटर की ऊंचाई के आसपास मिल जाएगी। ऐसे ही अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो माउंट मैकिन्ले माना जाता है अलास्का सबसे ऊंची चोटी। और साउथ अमेरिका में माउंट एंकाकागुआ को ध्यान में रखिएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो सर वो तो माउंट एवरेस्ट है, 8848। वेरी गुड। तो क्या लगता है ये है कहां पर? यूरोप में तो है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों याद रखना रूस इज द राइट आंसर। ये कहां पर स्थित है? तो सर रूस में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर रूस की राजधानी क्या? मॉस्को। मालूम है तुमको ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग बता चुका हूं तुमको कि मॉस्को से चालू होता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है विश्व का? मॉस्को से चालू होता है और जाता कहां पर है सर? व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। रशिया के पूर्वी कोने को पश्चिमी कोने से जोड़ देता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सर रूस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which region in Andhra Pradesh is actively engaged in the production of petroleum? आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो क्या लगता है भाई? महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या कावेरी बेसिन? अपने आंसर को सुरक्षित कीजिए,
अपने आंसर को स्टोर कीजिए। क्योंकि मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। सर क्या होगा आंसर? बहुत आसानी से आप जानते हो, KG-D6 का नाम आप बहुत बार सुनते हो अखबारों में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलन में रहता है, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। यहां पर बहुत बड़ा भंडार खोजा गया है और इस समय रिलायंस भी मेरे ख्याल से यहां पर वर्क कर रहा है केजी बेसिन के पास। ठीक, तो सर क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश के केजी बेसिन की बात की जा रही है। सर कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात की जा रही है, जहां पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। याद रखिएगा, पेट्रोलियम ये सब आपको किस चट्टानों में मिलता है? तो अवसादी चट्टानों में मिलता है। अवसादी चट्टानों में मिलेगा, याद रखिएगा। अवसादी बोले तो सर सेडिमेंट्री रॉक्स। Please be focused. KG basin is the right answer. Now next question. Is the highest peak in the Karakoram mountain range? यहां पूछा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, केटू। केटू का सेकंड नाम भी लिख लीजिएगा, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। यहां काराकोरम, काला से बना है काराकोरम, क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रियाएं देखी गई हैं द्रास सेक्टर के रीजन में, इसीलिए काला से बना कारा। तो भैया बिल्कुल सही है आप लोग, केटू इज द राइट आंसर। केटू सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है काराकोरम पर्वत शिखर की। ठीक है, तो केटू इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? किसके दरबार का हिस्सा थे आपके? क्या लगता है आपको आंसर? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार या पृथ्वीराज चौहान? भैया आंसर को आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, कमीशन ने आपके उसको टर्न किया है इस क्वेश्चन को। आप लोग ये तो बहुत अच्छे से जान रहे हो भैया, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, चंद्रगुप्त सेकंड। क्या नाम? चंद्रगुप्त सेकंड। भैया इसके नाम जरूर लिख लीजिएगा, ये नाम बार बार पूछे जाते हैं, जैसे देवगुप्त, देवराज। इसके दो नाम जरूर याद रखिएगा, देवगुप्त, देवराज। और इसने कौन सी उपाधि ली थी? सर इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। सर हेमू ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। 14वां इंसान था जैसे विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, दैट इज हेमू। तो विक्रमादित्य इसी की टाइटल था। और आंसर क्या हो जाएगा? सर इसी का नाम हो जाएगा, क्योंकि इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, 9 विद्वान रहते थे, जिसमें वारामिहिर और कालिदास बहुत प्रचलित थे। आपको मालूम है कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम इन्हीं की महाकाव्य है। तो याद रखिएगा प्लीज, कालिदास की रचनाओं को भी, खासकर अभिज्ञान शकुंतलम को भी, खंड काव्यों को भी। वारामिहिर को आप जानते हो, वारामिहिर खगोलज्ञ थे, एस्ट्रोलॉजी से इनका संबंध था। तो वारामिहिर को भी याद रखिए। कौन सा नाम आ जाएगा? सर विक्रमादित्य इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो यहीं पर एक चीज और लिख लेना, जब भी चौरी चौरा की घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी कहां थे? उस समय महात्मा गांधी कहां थे? सर महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे। कहां थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है, महात्मा गांधी कहां थे? सर गुजरात के बारदोली में थे, और बारदोली से ही उन्होंने असहयोग आंदोलन, बोले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बोले तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था।
अभी मैंने पहले पहले क्वेश्चन में आपको आंसर भी दिया था इस चीज का कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था क्योंकि महात्मा गांधी जी ने उसका नेतृत्व स्वीकारा था। इसीलिए जब वो अदालत पहुंचते हैं तो जस्टिस ब्रूमफील्ड की अदालत ने उनसे पूछा था आपको कैसी सजा दी जाए, तो उन्होंने कहा था आपकी कानून की किताब में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो आप मुझे सजा दीजिए। महात्मा गांधी के विचारों को समझने का थोड़ा सा आपको जरूर अध्ययन करना चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी जो है जब उनसे पूछा कि आप हिंसा और कायरता में किसका समर्थन करेंगे तो उन्होंने कहा था हिंसा का समर्थन करेंगे, लेकिन हिंसा ऐसी होनी चाहिए जिसका भुगतान करने के लिए भी हमें तैयार हो जाना चाहिए, तब तो हम वाकई कहते हैं पराक्रमी हैं, नहीं तो हम कायर हो जाएंगे। मार करके भाग जाने वाला वो क्या कहते हैं पराक्रमी नहीं होता, अगर मारा है तो उसका दंड भी भुगतिए, वो पराक्रमी इंसान होगा। महात्मा गांधी ऐसी हिंसा का समर्थन करते थे जिसको अगर आपने किया है तो उसका दंड भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। इसी कारण भगत सिंह को उन्होंने बचाया नहीं था, इसी कारण उन्होंने भगत सिंह की पैरवी नहीं की थी, ये चीज ध्यान में रखिएगा प्लीज। बहुत अच्छे। तो सर इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर भैया आप लोग को बहुत अच्छे से पता भी चल गया होगा, बिल्कुल सही है आप लोग। ठीक, सर क्या हो जाएगा आंसर? 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में एक उग्र भीड़ ने 22 पुलिस वालों की बकायदा हत्या कर दी थी और इससे बहुत बड़ा रोष फैल गया था। 5 फरवरी 1922 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहां पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन आपके में आए हैं। मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। बहुत थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन टिपिकल हो सकता है अगर आपने ना पढ़ा हो तो। क्या लगता है आंसर प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है सर। ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है क्योंकि आपको मालूम है ये है हमारी प्यारी पृथ्वी जो 2 बराबर भागों में भूमध्य रेखा इसको बांट देती है। ये क्या है सर? ये इक्वेटर है जिसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री सर कर्क रेखा चली आती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, दैट इज कर्क रेखा भी कहते हैं। सर हमारा भारत जो है वो भैया कर्क रेखा पर है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली लाइन कौन सी है? भारत के बीच से गुजरने वाली लाइन कौन सी है? तो सर वो कर्क रेखा है जो भारत के बीच से गुजरती है। और कन्याकुमारी तो भाई दक्षिण में आएगा, तो भूमध्य रेखा ये, और भूमध्य रेखा के अगर उत्तर की तरफ जाओगे तो तुमको कन्याकुमारी मिल जाएगा। इसीलिए सर बी इज द राइट आंसर अपने आप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main objective of the civil disobedience movement? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, रिएक्शनरी अप्रोच ऑफ विंस्टन चर्चिल या अगेंस्ट साल्ट टैक्स। मेरे भाइयों तुम जानते हो, बहनों सब जानते हो, अगस्त जो आएगा प्रस्ताव वो 1940 में आएगा। गोलमेज सम्मेलन 30 लाख से स्टार्ट हो जाएंगे। विंस्टन चर्चिल बाद में आएगा, इसका भी कार्यकाल बाद का है जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो भैया ये क्या हो जाएगा? नमक कर के विरुद्ध। नमक इज द बेसिक यूनिट, नमक बहुत बेसिक यूनिट है जो हर इंसान की नीड होती है। इसीलिए महात्मा गांधी ने उन चीजों को अपनाया जिनको बहुत आसानी से आंदोलन में तोड़ा जा सकता था। नमक गुजरात से महाराष्ट्र तक पूरा फैला है, कहीं से भी एक चुटकी सिंदूर की कीमत सब जानते हैं, लेकिन एक चुटकी नमक की कीमत ऐसे बापू ने उड़ा दी और हो गया नमक आंदोलन। कहां तक रोक लोगे भाई? तो दैट इज नमक आंदोलन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? सांची स्तूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बृहत सांची स्तूपा इज रिलेटेड टू विच पीरियड? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या मौर्य काल? सबसे पहले ये किस काल से संबंधित रहा है आपका सांची स्तूप? क्या लगता है आपको?
स्तूप कुछ नहीं होता था भैया, स्तूप ऐसे अर्ध गोलाकार आकृति होती थी जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, तो भैया आपको बता दें अशोका ने इसको बनवाया था, अशोका ने इसको बनवाया था। ठीक है, अशोका ने इसको बनाया था। ठीक, और मौर्य काल से संबंधित है। बाद में सांची स्तूप से मौर्योत्तर काल में भी इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, खासकर शुंगा पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, मौर्योत्तर काल में भी। लेकिन मौर्य काल सबसे पहले जुड़ा हुआ था बृहत सांची स्तूपा से। ठीक, वेरी गुड। कहां पर है? तो सर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन में है, मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन में है। स्तूपा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूपा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो इसके ऊपर ये बना होता था ऐसे एक चौकोर आकृति, ये हर्मिका हुआ करती थी। यहां पर अवशेषों को रखा जाता था, यहां पर बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता था, इसके ऊपर यति लगा दी जाती थी। ठीक है, ये छत्र का काम करते थे। ये क्या कहलाता था? अंड या मेधी कहलाता था। ये क्या कहलाता था? अंड या मेधी कहलाता था। इसके चारों ओर इस तरीके से एक द्वार बना दिया जाता था। ये जो होता था प्रदक्षिणा पथ कहलाता था, प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। इसके चारों ओर ऐसे ऐसे तोरण द्वार बना दिए जाते थे। क्या बना दिए जाते थे? गेट लगा दिए जाते थे चारों तरफ, वो हो जाता था तोरण द्वार। ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? क्या लगता है आंसर? बहुत बार कराया है सर, बहुत बार इसको कराया है। क्या लगता है आपको आंसर? चाय कॉफी से, कच्चे चमड़े के उत्पादन से, उर्वरकों के उत्पादन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, अब तक आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। सर उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सर दूध से है। पीली किससे संबंधित है? सर तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान में रखिए, दिवाली धमाका लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। भैया एग्जाम दिवाली धमाका ये लाख दुखों की एक दवा है, क्योंकि भैया इससे बड़ा और इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि तुमको ये ऑफिसर बनाने वाली दवा है, और ऐसी दवा को जरूर पीना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो, मैंने आपको बहुत बार दिखाया कि भैया फीस 1 किलो केक, आधे किलो केक से कम है, तो ऐसी केक हम लोग को डेली खाने चाहिए। तो भैया किसी प्रकार की देर मत कीजिएगा, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। 27 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, इसको तुमको बड़े अपने दिमाग में रख के चलना है मेरे छोटे भाइयों बहनों। ये तुमको ऑफिसर बनाने वाली दवा है, इसको जरूर लेना। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? डॉक्टर रामकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगाराजन, या डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन? अब ये क्वेश्चन आया है तो मैंने रखा है, लेकिन आप सब इसका सबसे अच्छा आंसर जानते हो। हरित क्रांति के पिताजी कौन है? तो सर डॉक्टर स्वामीनाथन है। ओवरऑल नॉर्मन बोरलॉग जी का भी नाम आता है, लेकिन मेरे भाई भारत के संदर्भ में तो स्वामीनाथन ही स्वामीनाथन रहेंगे, इस चीज को याद में रखिएगा। श्वेत क्रांति का कौन रहेगा? तो सर डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। हु स्टार्टेड लंगर व्यवस्था? हु स्टार्टेड लंगर व्यवस्था? लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की? गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु रामदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी? क्या लगता है भाई, क्या लगता है आपको आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लिख लिया होगा तो ध्यान में रखिएगा, गुरु नानक जी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? सर गुरु नानक इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। लंगर व्यवस्था को स्थापित जो किया था, आरंभ जो किया था, इसने किया था, गुरु नानक जी ने किया था। आरंभ या स्थापित किसने किया था? सर किया था गुरु नानक जी ने। लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बना दिया था? लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बना दिया था? तो ये भी याद रखिएगा, सर स्थायी बना दिया था
स्थायी बना दिया था। किसने? गुरु अंगद जी ने। गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि का संकलन किसने किया? गुरुमुखी लिपि का संकलन किसने किया? तो सर इन्होंने ही किया था। गुरु अंगद जी का नाम क्या था? गुरु अंगद जी का नाम भाई लहना था। भाई लहना था। गुरु रामदास जी आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, चौथे गुरु गुरु रामदास जी, अमृतसर से इनका संबंध जानते हैं। और एक रामदास जी हम उनको भी जानते हैं जो मराठी संत हुए थे। कौन सर? मराठी संत हुए थे जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे सर? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। किसके सर? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन ये मराठी से संबंधित थे। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, औरंगजेब से लड़ाई की बहुत अच्छे से जान रहे हैं, वेरी गुड है। और औरंगजेब को जो इन्होंने पत्र लिखे थे वो पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? वो पत्रों का संकलन कहलाता है सर जफरनामा। क्या कहलाता है? सर जफरनामा कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वही क्वेश्चन आ गया फिर से। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? सर उन्हीं को माना जाता है जो 1940 में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। कौन? सर वही उन्हीं को माना जाता है जो 1940 में प्रथम सत्याग्रही बने थे। तो इसका मतलब कौन बने थे? तो याद रखिएगा सर विनोबा भावे इज द राइट आंसर। सर विनोबा भावे इज द राइट आंसर, जो कि क्या बने थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे प्रथम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जयप्रकाश नारायण, तो सर्वोदय योजना उनके साथ जोड़ दी जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज जो कि पब्लिश मेरे ख्याल से हुई थी 1909 में, किसकी किताब है? सुभाष चंद्र बोस जी की, जवाहरलाल नेहरू की, मोहनदास करमचंद गांधी जी की, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भैया लिख लीजिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी की किताब है। कौन सी आपकी भाई? वेरी गुड। हिंद स्वराज भी है और यंग इंडिया भी हो जाएगी। हरिजन भी इन्हीं से संबंधित है, तो याद रखिएगा प्लीज। सुभाष चंद्र बोस जी की, तो सुभाष चंद्र बोस जी की बिल्कुल आप याद रखेंगे, दैट इज इंडियन स्ट्रगल। स्ट्रगल इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी की तो हमेशा याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। वॉइस ऑफ इंडिया से भी जुड़े रहे। प्रथम पारसी थे जो आईएनसी के अध्यक्ष बने। आईएनसी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी थे, तो याद रखिएगा प्लीज, बहुत अच्छे। नेहरू जी की अ बंच ऑफ लेटर्स बुक है। कौन सी? अ बंच ऑफ लेटर्स भी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है। भारत एक खोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बाबा रामदेव मत लगा देना भैया, बाबा रामदेव मत लगा देना, ठीक है? तो कौन है भाई? वही है सर जो महर्षि पाणिनि के शिष्य थे, व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। आंसर समझ में आ गया होगा। पाणिनि ने कौन सी किताब रखी थी? सर अष्टाध्यायी, महान व्याकरण शास्त्री, महान व्याकरण शास्त्री। भैया इन्हीं के शिष्य थे। कौन? जिन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य लिखा था, बिल्कुल सही है। पतंजलि इज द राइट आंसर। पतंजलि इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार कराया है। ऑन विच डेट द अर्थ पोजीशन इज नियरेस्ट टू द सन। भैया कौन सी डेट होती है जब आपकी पृथ्वी सबसे करीब हो जाती है? बिल्कुल 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 भैया, जब सबसे नजदीक होती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है सर? एपीहीलियन। अरे यार गलत हो गया। जब सबसे नजदीक होती है तो क्या कहलाती है सर? पेरीहीलियन। याद आ गया होगा, बहुत बार कराया है। लेकिन जब सबसे दूर हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? एपीहीलियन। ये कंडीशन कब होती है? तो याद रखिएगा, सबसे जब नजदीक रहेगी। यहां पे क्या पूछ रहा है? जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो याद रखिएगा वो डेट होती है सर 3 जनवरी। सर 3 जनवरी इज द राइट आंसर। जब सबसे अधिक दूर होती है, जब सबसे अधिक दूर होती है तो सर 4 जुलाई आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक दूर कब होगी सर? 4 जुलाई को हो जाएगी। सबसे करीब कब हो जाएगी? 3 जनवरी को हो जाएगी। ठीक, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? सबसे ज्यादा विनाशक होती है तो याद रखिएगा प्लीज, जहां से भूकंप जनरेट होता है, जहां से भूकंप मान लिया यहां से जनरेट हुआ तो इसको कहते क्या है सर? भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। ठीक है। और जब सबसे पहले एक जो लाइन जाती है, सबसे खड़ी लाइन परपेंडिकुलर, सर ये कौन सी होती है? ये पी वेव होती है जो 90 डिग्री पे जाकर के तोड़ती है ऊपर तुम्हारे सरफेस को। और जहां सबसे पहले हिट मारती है वो कहलाता है सर इपी सेंटर। ये क्या कहलाता है सर? अधिकेंद्र। ठीक है। और जैसे ही यहां तोड़ती है ऐसे ऐसे लाइनें चलती हैं। लेकिन मेरे भाई इसके साथ साथ एक और वेव चलती है ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स तरीके से, वो एस वेव होती है। लेकिन हम लोग कहां खड़े होते हैं? हम लोग सर यहां पर खड़े होते हैं। तो भैया जैसे भूकंप आएगा तो हम लोग नीचे गिरेंगे कि नहीं? तो ये जो सरफेस में हम लोग खड़े हुए हैं तो सबसे घातक कौन सी होंगी? यहां तुम नहीं गिरोगे, यहां नहीं गिरोगे मेरे भाई, गिरोगे कहां? ऊपर। तो सरफेस वेव सबसे ज्यादा घातक होती है। इनको एल वेव भी कहते हैं, इनको एल वेव भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर। सरफेस वेव सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? वायु का लगभग सर कितना भाग ऑक्सीजन है? क्या लगता है आपको? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो सर नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो ये आप लोग लिखोगे। ऑक्सीजन लगभग लगभग 21% है। तो मेरे भाई अगर 20 का 100% अगर हम लोग मानते हैं तो 21 मोटा मोटा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? तो सर 1:5 का अनुपात आ जाएगा। बहुत आसानी से आप देख सकते हो। यार इसको उल्टा कर लेना, ठीक है ना? 5 उधर आएगा, 1 इधर आएगा। इतनी मैथमेटिक्स मुझे बहुत अच्छे से आती है। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा सर? 1:5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। कौन सी नहीं बहती है? बहुत बार कराया है, लेकिन अब जब क्वेश्चन आ रहा है तो बार बार आपको याद तो करवाएंगे ही करवाएंगे। किसी प्रकार से आपको अकेले थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको? सर वही नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है।
सर जिसकी सहायक नदियां आप बताते बताते थक गए, कौन कौन सी? सर कोयना बताई थी आपने, सर पंचगंगा बताई थी आपने, सर दूध गंगा बताई थी आपने, सर भीमा बताई थी आपने, सर तुंगभद्रा बताई थी आपने, सर घाट प्रभा, सर माल प्रभा, सर मूसी, ये सब सर उसी की सहायक नदियां हैं। जी हां सर, आप लोग बिल्कुल पहचान गए। सर कृष्णा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज कृष्णा। और ये सब जो है ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये किधर जाएंगी? सर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट की तरफ जाएंगी। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की है? महात्मा गांधी एडवोकेटेड अ इकोनॉमी। तो कौन सी इकोनॉमी की बात करते हैं महात्मा गांधी? ये आप आंसर देंगे, पहले आप आंसर दीजिए, आप अपने आंसर को सुरक्षित कीजिए और फिर मैं आंसर बताऊंगा। आराम से दीजिए, कोई बात नहीं, आराम से आंसर दो। बहुत बढ़िया, क्या लगता है? स्थानीय लोकल, सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत, ग्लोबल या वैश्विक। आप जानते हैं महात्मा गांधी जी न्याय की व्यवस्था गांव को ही मानते थे, तो पंचायती राज का जो आदर्श है, पंचायती राज का जो आदर्श है वो किसको ट्रिब्यूट है? एक्चुअल में महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट है। अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज की व्यवस्था की बात करता है कि नहीं करता है? सर बिल्कुल करता है। उन्हीं को सम्मान देने के लिए अनुच्छेद 40 को जोड़ा गया और बाद में 73वां संविधान संशोधन लेकर के आया गया और स्थानीय लोकल गवर्नेंस की बात की गई। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वां अनुसूची जोड़ी गई, 11वां शेड्यूल को जोड़ा गया और 11वें शेड्यूल को जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया और इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन भी लाया गया और नगरों की बात की गई और भाग 9A को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। वेरी गुड, तो याद रखिएगा इसको भी आप लोग। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा आंसर? सर विकेंद्रीकृत इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप कहां तक फैला हुआ है? द इंडियन पेनिनसुलर एक्सटेंड्स इनटू द अरेबियन सी, अरब सागर तक, इंडियन ओशन हिंद महासागर, या हिमालयाज हिमालय तक, या बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी तक। कहां तक फैला हुआ है? यह है हमारा प्यारा भारत। जानते होंगे कहां तक फैला हुआ है? सर यहां पर है अरब सागर, अरब ओशन, यहां पर सर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है सर, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, नीचे क्या है? सर इंडियन ओशन है, सर हिंद महासागर है। कौन सा है? सर हिंद महासागर स्थित है। तो भैया कहां तक फैला होगा मेरे भाई? हिंद महासागर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऊपर क्या है? दैट इज हिमालय, जो हमारी रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, यदि हिमालय ना हो तो भारत में मानसून नहीं आएगा, मानसून की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी भारत में। इसीलिए हिमालय हमारे लिए रक्षा प्राचीर के रूप के साथ साथ हमारे मानसून को लाने वाला भी एक बहुत बड़ा वाहक है। When was the autumn equinox 2019? कब था? 23 सितंबर, 29 सितंबर, 16 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? क्या लगता है भाई आंसर? क्या होता है ऑटम इक्विनॉक्स? सर ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये होता है 0 डिग्री इक्वेटर। इसको आप किस नाम से जानते हैं?
सर भूमध्य रेखा, इक्वेटर या हिंदी में विषुवत रेखा। सर ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। सर इसको हम किस नाम से जानते हैं? सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और सर एक नीचे होता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सर मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मेरे भाई जब भी सन यहां पर डायरेक्ट चमकता है उस दिन कौन सा दिन होता है? सर 21 जून होता है। हम लोग योगा डे मनाते हैं। जून के बाद 23 सितंबर को चला आता है सन कहां पर? सर इक्वेटर पर। जैसे ही आपकी 0 डिग्री पर यह आता है, दिन और रात का प्रकाश बिल्कुल सेम हो जाता है। 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हो जाती है। और फिर जब दिसंबर में चला आता है सूर्य कहां पर? सर मकर रेखा पर, मैक्सवेल के घर के ऊपर। तो आपको मालूम है उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटे हो जाते हैं। सबसे छोटा दिन हो जाएगा कब? जब दिसंबर में आएगा। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार 22 दिसंबर का दिन सबसे लंबा दिन होगा मकर रेखा पर, मैक्सवेल का घर। और 21 जून को क्या हो जाएगा? सर 21 जून को हो जाएगा, 21 जून को क्या हो जाएगा? 21 जून को सर सबसे छोटा डे हो जाएगा। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फिर दिसंबर से आप मार्च में आओगे, 22 मार्च में, फिर यहां पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विनॉक्स। इक्वल से बनेगा क्या? इक्वल से बनेगा क्या? सर इक्विनॉक्स। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्या लगता है भाई, किस वर्ष स्थापित किया गया था? जी हां, बिल्कुल सही है। आपको मालूम है महामना मदन मोहन मालवीय इससे संबंधित थे। और महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला भाषण, अपना पहली प्रेजेंस, प्रथम प्रेजेंस जो देखी गई थी सार्वजनिक रूप से उनकी, या प्रथम भाषण भी आप कह सकते हो, सबसे पहला भाषण उन्होंने कहां पर दिया था? सर वो यहीं पर दिया था 1916 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही महात्मा गांधी ने प्रथम भाषण दिया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी में रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित कब की गई थी? रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित कब की गई थी? क्या लगता है भाई, रिसरा में सबसे पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी? जूट बोले तो सर गोल्डन फाइबर। क्या होता है? सर गोल्डन फाइबर। आप जान रहे हो भारत जो है जूट के प्रोडक्शन में, उत्पादन में नंबर 1 पर है। और पश्चिम बंगाल जो है वो नंबर 1 पर है राज्यों में जूट के प्रोडक्शन में। गोल्डन फाइबर के रूप में भी आप इसको जानते हैं। सर रिसरा में जो पहली स्थापित की गई थी सर वो 1855 में स्थापित की गई थी। प्लीज याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह है या पार्थिव ग्रह है? टेरेस्ट्रियल क्या कहते हैं, प्लैनेट है। क्या लगता है इसका आंसर आपको? प्लीज याद रखिएगा। आपको मालूम है ये है हमारा सन, और इधर आएगा बुध, इधर आएगा शुक्र, इधर आएगा तुम्हारा क्या कहते हैं पृथ्वी, फिर मंगल, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं बृहस्पति, फिर सैटर्न, फिर आपका, बहुत बढ़िया, वरुण सबसे आखिरी होता है। तो याद रखिएगा ये जो प्रारंभिक 4 होते हैं ना, प्रारंभिक 4 ये कहलाते हैं पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह, पृथ्वी लाइक ग्रह, ये कहलाते हैं जोवियल ग्रह, ठीक है, जुपिटर लाइक ग्रह। तो मेरे दोस्त यहां पूछ रहा है पार्थिव ग्रह इनमें से कौन सा होगा? तो सर मंगल इज द राइट आंसर, मंगल इज द राइट आंसर हो जाएगा, मंगल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? मरकरी, ये क्या होगा? वीनस, ये क्या होगा? अर्थ, ये क्या होगा? मार्स, ये क्या होगा? एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट हो जाएगी ये आपकी। और ये क्या होगा? जुपिटर, ये क्या होगा? सैटर्न, ये क्या होगा? यूरेनस, ये क्या होगा? नेपच्यून। ठीक है, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा सी इज द राइट आंसर। तो ठीक है, आप
आज के क्वेश्चन को हम लोग डियर ऑल यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं इस दिवाली में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी अपने फोकस की तरफ पूरी तरीके से समर्पित रहे। आप सभी के लिए मैं यह कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय एग्जामपुर। बंद कर दो। हो गया बंद? इसको फाइल को इंपोर्ट कर दो और फिर बस ये